ओके, सो कन्वेक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे डिटेल्स मैंने ड्रैग की हुई हैं कि कन्वेक्शन एग्जैक्टली है क्या, समझें। सो कन्वेक्शन को अगर हम देखें तो कन्वेक्शन क्या है। सपोज हम एक लिक्विड ले लेते हैं, इस कंटेनर में हमने एक लिक्विड ले लिया हुआ है। अभी कंडक्शन मतलब क्या था? कंडक्शन मतलब था कि अगर ये लिक्विड है, मतलब सपोज ये सॉलिड है, और यहाँ से अगर हम इसे हीट कर रहे हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल है वो डिस्प्लेस नहीं होंगे, मॉलिक्यूल वहीं पर रहेंगे और वो वाइब्रेशन के थ्रू टेम्परेचर को आगे मूव करेंगे, आगे हीट को मूव करेंगे। ये था कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन में जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो होता ये है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट पाने के बाद मूव हो जाते हैं। सो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट करते हैं, और बिकॉज इनके पास हीट एक्स्ट्रा है, ये ऊपर मूव कर सकते हैं, तो ये स्पेस एम्प्टी हो जाएगा। जहां पर वो मॉलिक्यूल थे वो स्पेस एम्प्टी हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा कि जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं, जो साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसको फिल करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप एरोस के थ्रू देख सकते हो कि अगर सेंट्रल मॉलिक्यूल्स ऊपर राइज कर रहे हैं तो साइड मॉलिक्यूल्स उनको फिल करने के लिए वापस से आएंगे। सो दैट मीन्स लिक्विड्स में क्या हो रहा है? फिजिकली वो पार्टिकल मूव हो रहे हैं हीट ट्रांसफर के लिए। और पार्टिकल जब फिजिकली मूव होते हैं, लाइक एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं। सो आई गेस कन्वेक्शन अगर हम देखें तो कन्वेक्शन बहुत ही सिंपल टर्म है। क्या कि फ्रॉम हॉट एंड टू colder end or lower temperature end, the physical movement of particles, the heat transfer with the physical movement of particles is called convection. ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला, ये हमारे सिलेबस में इसका सॉल्विंग वगैरह नहीं है। अगर हम सॉलिड वाला देखें तो आपको सॉलिड वाला फॉर्मूला याद होगा। सॉलिड में फॉर्मूला था H इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाय एल। ये फॉर्मूला था सॉलिड में। अब लिक्विड में क्या है कि ऐसे लेंथ नहीं देख सकते हम, क्योंकि लिक्विड तो अपना अलग तरीके से मूव कर सकता है। सो हम लिक्विड में लेंथ नहीं चेक करते, इसलिए यहाँ लिक्विड में आपको लेंथ नहीं दिखेगा। उसके जगह पे ये जो एच है ये चेंज हो जाता है। ये आपको जैसे यहाँ पर के था वो लिक्विड डिपेंडेंट यहाँ पर एच आ जाता है। सो बेसिकली ये एच क्या हो जाता है? कन्वेक्शन कोफिशिएंट। और ये क्या था? थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये फॉर्मूला ऐसा हमारा सॉल्विंग में नहीं है, बट बिल्कुल सिमिलर है। अगर हम किससे कंपेयर करें? सॉलिड से कंपेयर करें। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है किसका? कंडक्शन का। तो ये कंडक्शन है, जबकि ये वाला फॉर्मूला अपना कन्वेक्शन के लिए है। अब हम देख कैसे सकते हैं? अभी सोचो एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर में हमने हीट किया तो वाटर पार्टिकल है। वाटर पार्टिकल हमें फील नहीं होगा ना कि वो ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहे हैं। तो उसके जगह पर हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अगर हम उस वाटर में थोड़ा सा कुछ कलर मिला दे, कोई डाई मिला दे, या लेट से चारकोल ही मिला दिया हमने। तो अगर हमने लेट से चारकोल मिला दिया तो चारकोल मिलाने से वो वाटर के साथ स्टिक कर जाएगा, और जब वाटर मॉलिक्यूल दिखेगा, ऊपर राइज करेगा, तो आपको दिखेगा कि चारकोल ऊपर जा रहा है, ब्लैक कलर ऊपर जा रहा है, और अदर साइड से ब्लैक कलर क्या हो रहा है? उस स्पेस को फिल कर रहा है। तो ये हमारा हो जाता है टोटल कन्वेक्शन, जिसे हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं। अगर हम क्या करें, लिक्विड में क्या डाल दें, हम कोई कलर डाई या कुछ ऐसा डाल दें जिससे हम देख सकें कि वो लिक्विड पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं। तो कन्वेक्शन पे सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ही आ सकता है, वो हमें यहाँ पर समझना था। अब देखते हैं कन्वेक्शन का यूज क्या है। तो कन्वेक्शन का यूज अगर हम बात करें, कन्वेक्शन का यूज, तो सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं अर्थ का, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, और यहाँ से ले लेते हैं सन का। तो सन से जो रेडिएशन आ रहा है, सन से जो एनर्जी आ रही है, वो क्या करती है? अर्थ सरफेस पे इंसिडेंट होती है और अर्थ का टेम्परेचर क्या करती है? इंक्रीज करती है। अब अर्थ के अराउंड जो ये विंड है, जो एयर और एटमॉस्फेयर है, वो क्या करता है? एयर मॉलिक्यूल इसे टच करता है हॉट ऑब्जेक्ट को और खुद हीट अप हो जाता है। सो एयर का टेम्परेचर भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है।
सो एयर का टेम्परेचर किसके थ्रू इंक्रीज होता है? कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो हीट होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? कन्वेक्शन के थ्रू। रेडिएशन के थ्रू हीट नहीं होता है, कन्वेक्शन के थ्रू हीट होता है, अर्थ को टच करता है, बिकॉज अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उसका भी टेम्परेचर राइज होने लगता है, जस्ट लाइक बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तो बताया यार, कन्वेक्शन समझ आया यार सबको? कोई वापस से एक्सप्लेन कर सकता है कि हाउ द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर राइजेस? एनीवन? सर। हाँ आयुष, एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ सर, सन जो एनर्जी रेडिएट करेगा उस रेडिएशन की वजह से अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके। और उस सरफेस की वजह से वहां की जो एयर है, वहाँ उस एयर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा और एयर का टेम्परेचर ऊपर कन्वेक्शन से ऊपर जाएगा। ओके ओके, सो एयर का जो टेम्परेचर बढ़ता है वो कन्वेक्शन के वजह से बढ़ता है। कन्वेक्शन मतलब क्या है कि जब पार्टिकल किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वो हीट अप हो जाते हैं और फिर वो मूव हो जाते हैं और अदर पार्टिकल उसका प्लेस लेने के लिए आ जाते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस क्या होता है अपना? कन्वेक्शन होता है। ठीक है, अपन कुछ एग्जांपल पिक कर लेते हैं कि कन्वेक्शन किस तरीके से हो सकता है। सो मेजर टाइप ऑफ कन्वेक्शन अगर हम देखें, सो कन्वेक्शन के अगर हम टाइप्स पे ध्यान दें तो मेजरली दो टाइप के कन्वेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम कन्वेक्शन के टाइप पे ध्यान देते हैं, देखें दो टाइप के कन्वेक्शन देखने को मिलेंगे, एक नेचुरल कन्वेक्शन और एक फोर्स्ड कन्वेक्शन। मतलब हुआ क्या, आप समझें, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक रूम है, ये हम पे एक रूम है और हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक बहुत ही हॉट ऑब्जेक्ट रख दिया हुआ है। ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है। तो अभी सिनेरियो क्या होगा, इस हॉट ऑब्जेक्ट में ये क्या करेगा, जो एयर होगी, जो एटमॉस्फेयर की एयर होगी, मतलब रूम पे जो एयर पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, इस हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे, इस हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे इस तरीके से। मैं बोल रहा हूँ ये पार्टिकल टच करेगा और हीट अप होगा और फिर क्या करेगा, अपना प्लेस चेंज करेगा, मूव करेगा। सो बिकॉज इसके पास एनर्जी आ गई, ये मूव कर जाएगा। अब मूव करने की वजह से क्या होगा, जो अदर पार्टिकल्स हैं वो वापस इसको टच करेंगे। सो ये हो गया क्या, कन्वेक्शन। इसे हम बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन, जिसमें हमने कुछ भी अलग से किया नहीं है और वो खुद में से पार्टिकल टच करके ऊपर जा रहे हैं। अब सोचो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक फैन लगा दिया। सो सपोज आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक फैन लगा दिया। ठीक है, जो कि कुछ एयर ब्लो करने वाला है। तो यहाँ पर अगर हमने एक फैन टाइप लगा दिया, कुछ एयर ब्लोअर लगा दिया, तो वो क्या करेगा, कन्वेक्शन को फास्ट कर देगा ना। मतलब यहाँ के जो पार्टिकल है वो जल्दी मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप के कन्वेक्शन को क्या बोलते हैं हम, फोर्स्ड कन्वेक्शन। सो सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ही है कन्वेक्शन के, मैं पहले से बता रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा समझते चलेंगे। नेचुरल कन्वेक्शन, दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज नेचुरली, एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन मतलब when the movement of particle is handled by some force or some fan, any other mechanical object, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन बोल, फोर्स्ड कन्वेक्शन। अगर कन्वेक्शन के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने बताया अर्थ का हीट होना, ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं। सो कुछ एग्जांपल्स हम पिक कर लेते हैं विच आर बेस्ड ऑन कन्वेक्शन ओनली। देखें, फिनोमेना बेस्ड ऑन कन्वेक्शन। पहले हम सिंपल सा फिनोमेना एक पिक कर लेते हैं, क्या, मानसून। मतलब मानसून कैसे आता है, तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। अगर हम बात करें, सपोज ये लैंड एरिया है, ओके, और ये वाटर है। सो बेसिकली ये वाटर मतलब सी समझ सकते हैं, सी वाटर है। ठीक है, सो सी वाटर क्या होता है, अभी जब सन रेज आएंगी तो हर तरफ आ रही हैं। अभी हॉट वेदर में क्या होगा, हॉट वेदर में जो वाटर है, वाटर का स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होता है ना, 1 होता है मैंने बताया था, और बाकी सारे ऑब्जेक्ट का काफी कम होता है। तो इसका मतलब ये कि जब ये हीट आएगी तो वाटर को हीट अप होने में टाइम लगेगा, वाटर को हीट अप होने में टाइम लगेगा।
जबकि सरफेस बहुत जल्दी हीट हो जाएगा। मतलब आप ये देख सकते हो कि मॉर्निंग आप 11 ओ क्लॉक तक देखो, आप अगर किसी रिवर साइड के वाटर को टच करोगे वो इतना हीट नहीं होता, जबकि आप लैंड में सरफेस में टच करेंगे तो उस सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की एयर ज़्यादा हॉट है, यहाँ की एयर कम हॉट है। तो इसके वजह से होगा क्या कि यहाँ की एयर मूव करेगी और उसको फिल करने के लिए सी सरफेस की जो ऊपर की एयर है वो आगे लैंड की तरफ जाएगी। और ये जो सी सरफेस की ऊपर की एयर है वो क्या होती है, मॉइस्ट एयर होती है, काफी ज्यादा मॉइस्चर होता है, और वो आगे जाके किसमें, क्लाउड्स और रेन फॉर्मेशन में काम आता है। सो मानसून जो जनरेट होता है वो बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन होता है, जहाँ पे एक हॉट ऑब्जेक्ट के वजह से एयर मूव हो जाता है और कोल्ड ऑब्जेक्ट के तरफ से एयर उस तरफ फिल करने के लिए आता है। तो ये एक एग्जांपल था जिसमें हम डिस्कस कर सकते थे मानसून वगैरह कैसे रहता है। दूसरा क्या है, ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स ये बहुत ही एंशिएंट टर्म है, मतलब ऐसा कुछ न्यू नहीं है। ट्रेड विंड्स क्या होता है, सपोज अर्थ है, अगर हम बात करें तो अर्थ में टेम्परेचर, पोल्स का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, जबकि इक्वेटर का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ की एयर हॉट होगी और यहाँ की एयर कोल्ड है, तो हॉट एयर ऊपर राइज करेगी और कोल्ड एयर उसको क्या करेगी, फिल करने का ट्राई करेगी, तो कोल्ड एयर ऐसे फिल करेगी। सो बेसिकली नॉर्थ से साउथ की तरफ कोल्ड एयर जाएगी, सॉरी नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ। प्रॉब्लम ये है कि अर्थ भी रोटेट हो रही है, तो इसका मतलब ये है अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है। तो जो इक्वेटर वाले लोग हैं उन्हें क्या फीलिंग आएगी कि एयर आ रही है नॉर्थ से, अर्थ जा रही है ईस्ट से, सो उनको नेट रिजल्टेंट कहाँ फील होगा, नॉर्थ ईस्ट से। सो उनको नेट रिजल्टेंट कहाँ से फील होगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। तो इस टाइप की जो विंड्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स बोलते हैं। ये सिर्फ रीडिंग पर्सपेक्टिव के लिए, इनमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं रहता, तो आप उस पर ज्यादा टेंशन नहीं ले, सिर्फ देखें कि आपको सारे एग्जांपल समझ में आ रहे हैं बस। आपको ये पता होना चाहिए कि सारे फिनोमेनास कैसे हैंडल हो रहे हैं, वो काफी है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है लैंड एंड सी ब्रीज। देखें, लैंड एंड सी ब्रीज जो अभी आपको समझाया, उसी चीज को, उसी मानसून को हम अगर डेली लाइफ पे देखें, मानसून क्या है, एक वेदर कंडीशन है, मतलब 3-4 मंथ्स तक है। अगर हम डेली लाइफ पे देखें तो डेली लाइफ पे भी हमें देखने को मिलेगा वो विंड्स का जो चेंजेस है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। देखें, अगर हम बात करें किसकी, डे टाइम की, हम बात कर रहे हैं डे टाइम की, तो डे टाइम पे क्या हो रहा होगा, लैंड ज्यादा हीट अप हो रहा होगा, सी कम हीट अप हो रहा होगा। इसका मतलब इसकी एयर ऊपर जाएगी और फिल करने के लिए क्या आएगी, सी से एयर आएगी, तो इसे बोलते हैं सी ब्रीज। सो बेसिकली डे टाइम पे क्या देखने को मिलता है, सी ब्रीज देखने को मिलेगा। जब लैंड ज्यादा हीट अप होगा, लैंड से जो एयर है वो ऊपर की तरफ राइज करेगी और उसको फिल करने के लिए सी सरफेस से एयर कवर अप करेगी उसे, तो इसे क्या बोलते हैं हम, लैंड ब्रीज। इसका जस्ट अपोजिट फिनोमेना नाइट टाइम पे देखने को मिलता है। ओके, इसका जस्ट अपोजिट फिनोमेना आपको रात में देखने को मिलेगा। क्या कि अर्थ, सी की जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, मतलब उसे हीट होने में टाइम लग रहा है। अगर उसे हीट होने में टाइम लग रहा है तो उसे कूल डाउन होने में भी टाइम लगेगा। तो अगर नाइट टाइम पे देखें तो नाइट टाइम पे क्या हुआ कि उसे हीट होने में टाइम लगा अगर सी को, तो उसे कोल्ड होने में भी टाइम लगेगा। इसका मतलब रात में जो लैंड का टेम्परेचर है, लैंड का टेम्परेचर बहुत ही तेजी से डिक्रीज होता है, जबकि सी वाटर का टेम्परेचर उतना तेजी से डिक्रीज नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होगा कि सी की जो एयर है वो हॉट रहेगी, तो सी की जो एयर है वो हॉट रहेगी नाइट टाइम पे। तो इसका मतलब क्या होगा, सी से एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी, तो इसका मतलब उसे फिल करने के लिए इस बार जो एयर है वो लैंड से सी की तरफ मूव करेगी।
ओके, तो ये बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन हो रहा है सारी प्रोसेसेस। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। जो लैंड से सी की तरफ आ रहे हैं वो नाइट टाइम पे रहेगा, और सी ब्रीज कब देखने को मिलेगा, डे टाइम पे, जब एयर सी से लैंड की तरफ मूव होगी। तो यहाँ पर हमने 3 चीजें देखी हैं, आई गेस तीनों सबको क्लियर हो गई होंगी। मानसून कैसे आता है, ट्रेड विंड्स क्या होते हैं, और लैंड एंड सी ब्रीज, ये तीनों एग्जांपल किसके हैं, कन्वेक्शन के। और एक कन्वेक्शन का एग्जांपल मैंने दिया था क्या, टेम्परेचर राइज ऑफ अर्थ, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीजें, ये किसके वजह से, कन्वेक्शन के वजह से। तो यहाँ पर चाहिए तो एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं क्या, टेम्परेचर राइज ऑफ अर्थ सरफेस। ओके, सो टेम्परेचर राइज ऑफ अर्थ सरफेस इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। और उस पे कन्वेक्शन के लिए सपोज ये अर्थ है, और यहाँ से जब हॉट एयर ऊपर की तरफ जाएगी, तो अगर हॉट एयर एकदम ऊपर चली गई तो बेस्ट है, लेकिन सोचो अगर यहाँ पर कोई एक लेयर आ जाए, कुछ ऐसी गैसेस जो हॉट एयर को पास नहीं करने दें, तो उनके वजह से क्या होगा, अब हॉट एयर वहीं अर्थ के सरफेस के पास रह जाएगी और अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा राइज होने लगेगा। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जब यहाँ पर अर्थ सरफेस पे कुछ गैसेस हैं लाइक CO2, सो ऐसे टाइप के गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, वो CF। सो वो सारी गैसेस अगर ज्यादा होने लग जा रही हैं, तो उनके वजह से क्या होता है, कन्वेक्शन कंप्लीट हो नहीं पाता है, वो गैसेस उसको रोक देती हैं, उसके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से रिजल्ट होता है क्या, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सारी चीजें कन्वेक्शन की वजह से ही रिजल्टेड होती हैं। सो कन्वेक्शन में हमारा सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल वगैरह कुछ भी सॉल्विंग नहीं है। तो बताएं यार, कन्वेक्शन सबको ओके है, कन्वेक्शन में किसी को कोई डाउट क्या, नो सर। ओके ठीक है। वैसे भी कन्वेक्शन में सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हैं, सो मुझे लगता है सबको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, कन्वेक्शन के बाद हम एक्चुअल अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसे हमें डिटेल पे डिस्कस करना है, जिस पे हम पे न्यूमेरिकल और बाकी सारी चीजें भी आती हैं। ओके, वो टॉपिक है हमारा रेडिएशन। चले रेडिएशन डिस्कस कर लेते हैं। देखें, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों को मैं यहाँ पर क्लियरली समझा देता हूँ फिर से एक बार। कंडक्शन में क्या होता है, सॉलिड है, कंडक्शन सॉलिड में होता है, मतलब यहाँ से अगर हम टेम्परेचर रेज करेंगे तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे और अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, पोजीशन चेंज नहीं करेंगे और हीट ट्रांसफर कर देंगे। जबकि कन्वेक्शन में क्या है, कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल चेंज होगा, मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा और फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स उसका प्लेस फिल अप करेंगे। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, कन्वेक्शन। अब रेडिएशन देखें, रेडिएशन क्या है, रेडिएशन जो है उसे कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आपने टेम्परेचर ज्यादा किया तो रेडिएशन ऑटोमेटिकली वेव्स के फॉर्मेट में इस तरफ पहुंचेगा, मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं इनको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसलिए हमने ये एग्जांपल बताया था कि ये जो अर्थ सरफेस पे सन से हीट आ रही है, वो हीट एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नहीं रेज कर रही। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर किसकी वजह से रेज हो रहा है, कन्वेक्शन के थ्रू। कन्वेक्शन, अर्थ से हीट वापस जा रही है, उसके वजह से हीट हो रहा है, रेडिएशन की वजह से हीट नहीं हो रहा है। तो रेडिएशन की अगर हम बात करें तो ये रेडिएशन क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है मूव होने के लिए, इसलिए ये
आराम से मूव हो सकता है विदाउट एनी मीडियम। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें कि ईएम वेव है, तो ईएम वेव स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो आपने ये केमिस्ट्री में ऑलरेडी सुना होगा स्पेक्ट्रम, कि स्पेक्ट्रम होता है, एक्स रेज होती हैं, फिर यूवी रेज होती हैं, उसके बाद विजिबल रेज होती हैं, फिर इंफ्रारेड, फिर रेडियो वेव्स, एफएम वेव्स। सो इस तरीके से जो है स्पेक्ट्रम होता है। आपने हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल में सुना होगा कि लाइमन सीरीज में कौन सी वेव रेज निकलती हैं, यूवी। बामर में क्या UV निकलती हैं, लाइट, विजिबल, visible और बाकी हाँ इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। तो ये जो इंफ्रारेड होता infrared है, इंफ्रारेड होता है, इसी को हम बोलते हैं हीट रेडिएशन। क्या? हीट रेडिएशन। तो एक चीज समझेंगे कि रेडिएशन मतलब एक प्रोसेस भी है, और रेडिएशन हम एनर्जी को भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि ये जो वर्ड इस चैप्टर में रेडिएशन है, इसका मतलब सिर्फ प्रोसेस नहीं है हीट फ्लो का, ये जो एनर्जी है इसे भी हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन। ओके, सो जो रेडिएशन की वेवलेंथ होती है वो किस रेंज में होती है, इंफ्रारेड रेंज में, infrared इंफ्रारेड रेंज में। तो ये हमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो रेडिएशन की हमें याद रखनी चाहिए, देख लेते हैं। तो रेडिएशन रीड कर लेते हैं। रेडिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर विच कैन ट्रेवल विद और विदाउट मीडियम। तो पहला पॉइंट, रेडिएशन की डेफिनेशन जो रहेगी उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर विदाउट द मीडियम। नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज में ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और किस रेंज में है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंफ्रारेड रेंज में। इंफ्रारेड में। ओके, अब बिकॉज ये ईएम वेव है और लाइट भी एक ईएम वेव है, तो ये जो थर्मल रेडिएशन है ये किस तरह मूव करेगा, स्पीड ऑफ लाइट से। लाइट की स्पीड। हाँ, सो थर्मल रेडिएशन की जो स्पीड होगी वो भी स्पीड ऑफ लाइट जैसी ही रहेगी। तो ये थोड़ा सा पॉइंट हमें याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर ये लाइट की तरह है तो सारे लॉ भी लाइट की तरह बिहेव करेगा। मतलब क्या, कि लाइट में हमने क्लास 10th में पढ़ा है ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो ये सब भी थर्मल रेडिएशन के साथ होगा। इसके बाद अभी क्लास 12th में हम लाइट के कुछ और फिनोमेना पढ़ेंगे, क्या, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो ये सारी भी रेडिएशन में होंगी। सो ये सारी फिनोमेना हमारे 12th में है जिन्हें हम स्टडी करेंगे, तो इसलिए इन्हें यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि ये रेडिएशन भी है सारे टाइप की, तो उसको कर सकते हैं हम वहां पर। ओके, अब रेडिएशन में समझे कि रेडिएशन मतलब क्या है। रेडिएशन मतलब दो तरीके से है। अभी ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है यार, सब लोग समझे। रेडिएशन दो तरीके से मतलब कैसे है। सपोज एक हॉट ऑब्जेक्ट है, अगर ये हॉट ऑब्जेक्ट है तो हमें पता है कि ये क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा सराउंडिंग में। ये क्लियर है सबको, अगर ये हॉट ऑब्जेक्ट है तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा सराउंडिंग में। बट ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ये पता कैसे चला, ये हॉट ऑब्जेक्ट है ये पता कैसे चलेगा हमें। तो ये जो हॉट टर्म है ये रिलेटिव है। क्या, कि अगर इसकी सराउंडिंग जो है, ये मान लेते हैं किसी एक रूम में रखा है, और रूम की सराउंडिंग क्या है, कोल्ड है, तो फिर हीट इस तरीके से रेडिएट होगी। क्लियर। अब इसका हम उल्टा देख लेते हैं। क्या, कि सपोज ये एक रूम है जिसे हम सराउंडिंग बोल रहे हैं, और ये हॉट है, और यहां पर हमने क्या रख दिया है, कोल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब लेट से क्या, आइस। तो अब क्या हो रहा होगा, आइस रेडिएट करेगा क्या हीट, नहीं, नहीं नहीं, रूम रेडिएट करेगा, और इस बार आइस क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट दो टाइप पे होगा, एक तो ऑब्जेक्ट खुद हीट निकालेगा, और दूसरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करेगा। ये पॉइंट समझ में आया कि हमें दो टाइप की चीजें पढ़नी है। यहाँ पे हीट रेडिएट हो रहा है और नेक्स्ट में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट रेडिएट कर रहा है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, absorb एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हम क्या करते हैं
पहले हम हीट एब्जॉर्प्शन को समझ लेते हैं, फिर हम हीट रेडिएशन को समझेंगे। ओके सर, हाँ अगर देखिए, वो जो ऑब्जेक्ट है हाँ वो भी हॉट है, हाँ, लेकिन सराउंडिंग का एनर्जी या फिर टेम्परेचर जो है वो उससे भी ज्यादा है। तो उल्टा होगा, तो फिर ये होगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। हाँ मतलब सर। आप ऐसा समझो कि आपने एक 200 डिग्री सेल्सियस का कोई ऑब्जेक्ट फर्नेस में रख दिया, हाँ तो अब फर्नेस का टेम्परेचर क्या है, 500 है। सो ऑफ कोर्स 200 हॉट है, लेकिन वो अब वो रेडिएट नहीं करेगा। कौन रेडिएट करेगा, 500 वाला। वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सब ठीक है सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले समझ लेते हैं किसको, एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन को समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे किस चीज को, एब्जॉर्प्शन को लेके। सपोज एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हम पहले क्या समझ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन। मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट है ये, और हमने कहीं से तो इसे क्या दे दी है, हीट दे दी। अभी मैं सराउंडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बात कर रहा हूं कि हमने इसे क्या दे दी, हीट। तो इसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट। ये क्या है, जैसे हम लाइट में देखते थे ना इंसिडेंट, तो सेम चीज यहां पर भी होगा। जब इंसिडेंट हो रहा है तो कुछ पार्ट उसका क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा। रिफ्लेक्ट। अच्छा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। अब जैसे हमने थर्मल कंडक्शन में बात की थी कि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट एब्जॉर्ब भी तो होगा ना। तो इसका कुछ पार्ट क्या होगा, एब्जॉर्ब भी करेगा। ये समझ आया। और कुछ पार्ट क्या कर देगा, बाहर भी तो निकाल देगा। इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसमिटेड। तो याद है कंडक्शन में हमने तीन चीजें पढ़ी थी। कंडक्शन में कि हीट अगर हमने दी तो क्या होगा, रेडिएट करेगा, कुछ वो खुद एब्जॉर्ब करेगा और बाकी वाली ट्रांसमिट करेगा। लेकिन वहां पर हमने बात की थी कि हमारे सिलेबस में ये रेडिएशन को साथ में नहीं बताया, तो इसे हम इग्नोर कर देते हैं। स्टेडी स्टेट के बाद एब्जॉर्प्शन भी इग्नोर, और बोलते हैं कि पूरी हीट जो गई वो सीधा ट्रांसमिट में हो जाएगी। पॉइंट समझ आया यहाँ पर। तो एब्जॉर्प्शन में तीन चीजें होंगी, ये सबको समझ में आया क्या, रिफ्लेक्शन, एक्चुअल एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिटेड। तो इस पे बेस्ड हमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, चले बात करते हैं। यहाँ पर तीन टर्म आते हैं, रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टेंस की बात करें, फिर एब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस। ये तीन टर्म हमें समझना है, ये क्या होते हैं। ये आपको बताते हैं कि सपोज आपकी इंसिडेंट एनर्जी कितनी है, क्यू। हमारी इंसिडेंट एनर्जी कितनी है, टोटल क्यू। तो उसका कुछ पार्ट क्या हो रहा होगा, रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा होगा, और कुछ पार्ट क्या हो रहा होगा, ट्रांसमिट हो रहा होगा। तो सपोज आप समझो कि 100 एनर्जी आपने दी और रिफ्लेक्ट हो गई कितनी, 40, एब्जॉर्ब कितनी हो गई, 25, तो बाकी बची 35 क्या हो गई, ट्रांसमिट। ट्रांसमिट हो गई। तो ये तीनों फैक्टर इसको बताते हैं, किसको, टोटल एनर्जी को। तो इन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल सा टर्म होता है, देख लेते हैं क्या। रिफ्लेक्टेंस, सिंपल सा टर्म क्या है, रिफ्लेक्टेंस। रिफ्लेक्टेंस मतलब क्या है कि कितना परसेंट रिफ्लेक्ट करेगा। एब्जॉर्प्टेंस मतलब क्या है, कितना परसेंट एब्जॉर्ब करेगा। और ट्रांसमिटेंस मतलब है कितना परसेंट ट्रांसमिट करेगा। तो ये परसेंट किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, टोटल एनर्जी के रेस्पेक्ट में। तो तीन टर्म हम डिफाइन करेंगे क्या, स्मॉल आर, स्मॉल ए और स्मॉल टी। क्लियर, ये तीनों क्या है, ये तीनों हमें बता रहे हैं कि कितना पार्ट है। सपोज मैं बात करूं रिफ्लेक्टेंस आर, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि कितना परसेंट रिफ्लेक्ट किया, 40%। टोटल कितना था, 100, तो कितना आ गया आर की वैल्यू, 0.4। फिर मैंने क्वेश्चन दिया कि एब्जॉर्ब कितना किया उसने, 25, टोटल कितनी थी 100, तो कितना हो गया 0.25। और ट्रांसमिट कितना किया था, 35,
तो ट्रांसमिट कितना हो जाएगा 0.35। तो ये सब तीनों मिला के परसेंटेज हमेशा क्या रहेगा 1। तो इन तीनों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या कि रिफ्लेक्टेंस कितना होगा, एब्जॉर्प्टेंस कितना होगा। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। किसी को डाउट है ये तीन फाइंड करने में? नो सर। एब्जॉर्प्टेंस अगर पूछा तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी। ट्रांसमिटेंस मतलब ट्रांसमिटेड एनर्जी अपॉन टोटल। तो ये थोड़ा सा हमें इस चीज को यहाँ पर ध्यान में देना है और तीनों के नेम हमें याद रखने, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस। अब होता क्या है कि हमने जो हीट दी वो आपको रेडिएशन है। सो रेडिएशन की एक खास बात क्या होती है कि उसकी वेवलेंथ भी होती है ना, जैसे लाइट की वेवलेंथ होती है वैसे रेडिएशन की वेवलेंथ है। तो अगर आपसे दे दिया कि किसी कलर के लिए, सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट, तो कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब मैंने इसमें रेड कलर का रेडिएशन दिया, क्या इसको हमने रेड कलर का रेडिएशन दिया, तो मे बी ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है हो सकता है ये 0.2 एब्जॉर्ब करे, रिफ्लेक्ट कितना करे 0.5, सो ट्रांसमिट कितना किया 0.3। हाँ, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैं ग्रीन कलर डालूंगा तो सेम आंसर आएंगे। थॉट समझ में आया सबको? इसका मतलब ये है कि ये वैल्यूज हम बात जरूर करते हैं डायरेक्टली कि मैंने 1000 जूल हीट दी तो क्या होगा, बट इनको हम वेवलेंथ के फॉर्मेट में भी डिस्कस कर सकते हैं। और जब भी कभी ऐसा आएगा तो फिर इनके नीचे क्या लिख देगा, एक लैम्डा। समझ आया? तो अगर स्पेसिफिक वेवलेंथ से रिलेटेड है तो इनको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल। मतलब यहां पर मैं सिर्फ एक का नेम लिख देता हूं, आर लैम्डा क्या हो जाएगा हमारा, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस। ओके, यार ये समझ आया? अगर वेवलेंथ से रिलेटेड हो गया ये, तो इसका नेम क्या बन जाएगा, स्पेक्ट्रल करके। इसमें कुछ अलग नहीं होगा, सिर्फ आपको वैल्यू दे देगा। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, तो ये तीन न्यूमेरिकल के लिए एकदम क्लियर है क्या, रिफ्लेक्टेंस कितना होता है, एब्जॉर्प्टेंस कितना होता है, ट्रांसमिटेंस कितना होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे अगर हम बात करें हमने लाइट में पढ़ा होगा आपने ओपेक और ट्रांसपेरेंट, बताएं ये टर्म सुना है, ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट? यस। हाँ, ओके। तो होता ये है कि मैंने बताया कि जैसे रेडिएशन भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो सपोज मैंने यहाँ पर ग्लास ले लिया, क्या ग्लास। अब हमने बात की कि यहाँ पर हमने लाइट डाली, कौन सी, ये जो विजिबल लाइट है, व्हाइट लाइट, मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम की। ओके, तो अगर हमने व्हाइट लाइट यहाँ पर डाली तो ग्लास क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा, मिरर नहीं है ग्लास है, तो क्या करेगा, इसे ट्रांसमिट कर देगा। तो इस टाइप के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। क्लियर? यस सर। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको हीट दूंगा, क्या दूंगा, हीट, तो हीट के लिए ये पूरा हीट ट्रांसमिट नहीं करेगा, बहुत ही कम परसेंट ट्रांसमिट करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहां पर खड़े हो और बीच में ग्लास है तो आपको ज्यादा हीट फील नहीं होगी। आपको हीट फील होगी जब आप ग्लास को क्या करोगे, टच करोगे। समझ आया? इसका मतलब ये है कि ये क्या ज्यादा करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, हाँ, ट्रांसमिट नहीं करेगा। इसके बेसिस पर जैसे हम ये डिफाइन करते हैं ट्रांसपेरेंट और ओपेक, उसी फॉर्मेट में हम हीट के लिए भी दो टर्म डिफाइन करते हैं। देखें वो दो टर्म क्या है, एक है डाइथर्मिनस और एक है एथर्मिनस। समझे? डाइथर्मिनस क्या है, डाइथर्मिनस है अ सब्सटेंस व्हिच थ्रू व्हिच हीट कैन पास। मतलब कि ये बेसिकली क्या हो जाएगा, किस टाइप का हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट ऑफ हीट।
समझ आया? हाँ सर। डाइथर्मिनस किसका काम करेगा? ट्रांसपेरेंट ऑफ हीट। तो डाइथर्मिनस के लिए टी कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर टी 0 हुआ मतलब हीट पास ही नहीं हो रही ना। तो डाइथर्मिनस के लिए टी नियरली 1 होता है। अब एग्जैक्ट 1 तो नहीं हो सकता, बट 0 नहीं होता, ये श्योर है। ओके, एग्जाम्पल ग्लास, गैसेस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एयर। क्लियर? ओके, फिर ए थर्मिनस की बात करें तो ए थर्मिनस क्या होते हैं? जो ओपेक होते हैं फॉर थर्मल रेडिएशन। अब ये याद रखना, ओपेक मतलब लाइट का ओपेक मत समझ लेना। ओपेक टू व्हाट? थर्मल रेडिएशन। क्लियर? क्योंकि आप बोलोगे सर एग्जांपल्स क्या है इसके? वाटर, वुड, कॉपर। सर ये वाटर, वुड ये सब तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है। ओके, सॉरी, ट्रांसपेरेंट है, लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट है, जबकि हीट के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये याद रहेगा। दो सब्सटेंस आपको समझने हैं। डाइथर्मिनस मतलब क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट। और एथर्मिनस मतलब ओपेक, बट किसके लिए? हीट ट्रांसमिशन के लिए। क्लियर है यहां पर? यस सर। ओके, अब कुछ टर्म है। सपोज किसी के लिए T1 है। T1 है मतलब क्या हो रहा होगा? ये प्योर ट्रांसमिट कर रहा होगा ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? परफेक्ट ट्रांसमिटर। अब सपोज किसी के लिए यहां पर देखें R1 है, मतलब इसका क्या चीज बन हुआ? रिफ्लेक्शन। सो इसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली रिफ्लेक्टर। ओके, तो इसका मतलब अगर T इज इक्वल टू 1 है तो उसे क्या बोल रहे हैं हम? प्योर ट्रांसमिटर। R इज इक्वल टू 1 है, उसे क्या बोल रहे हैं? परफेक्ट रिफ्लेक्टर। और अगर A इज इक्वल टू 1 है उसे क्या बोलेंगे? परफेक्ट एब्जॉर्बर। क्या बोलेंगे? परफेक्ट एब्जॉर्बर। परफेक्ट एब्जॉर्बर। अच्छा, तो वो जो परफेक्ट एब्जॉर्बर है वो हमारे सिलेबस में डिटेल में स्टडी है, इसलिए हम उसे आगे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने परफेक्ट एब्जॉर्बर को अभी इंक्लूड नहीं किया हुआ है, आगे हम उसे डिटेल पे स्टडी करेंगे। बट एक बात समझो, ये लाइन देखें, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। हमें पता है कि मान लेते हैं कि ट्रांसमिटेंस क्या है? 0। तो पक्का A प्लस R मिलके क्या बनाएगा? 1। तो अब सोचो, अगर इफ A ज्यादा हो गया या लेट से R ज्यादा हो गया, तो A को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। कम होना पड़ेगा। इसका मतलब ये श्योर है कि अगर आपने किसी सरफेस को क्या कर दिया है? ग्लॉसी कर दिया है, जिसकी वजह से वो क्या होने लग गया है? रिफ्लेक्ट, शाइन कर रहा है, रिफ्लेक्ट ज्यादा कर रहा है। तो अगर रिफ्लेक्शन ज्यादा है तो ये कंफर्म है कि वो एब्जॉर्ब कम करेगा। समझ आया? यस सर। हाँ, तो अगर वो गुड रिफ्लेक्टर है तो पक्का वो क्या होगा? पुअर ट्रांसमिटर होगा और पुअर एब्जॉर्बर होगा। ओके, तो ये पॉइंट सबको समझ आया ना कि एक साथ तीनों चीजें नहीं हो सकती। अगर वो गुड ट्रांसमिटर है तो फिर बाकी दो चीजें क्या होंगी? कम। कम होंगे। कम हो जाएंगी। और अगर गुड एब्जॉर्बर है तो बाकी दो चीजें कम हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट ध्यान देना है कि एक के वजह से बाकी दो चीजें क्या हो जाती हैं? कम हो कम जाती होती। हैं। तो ये रेडिएशन का पहला सेक्शन था जहां पे हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ में आया सबको? तीनों टर्म क्लियर हैं क्या? TRA क्लियर है सबको? ओके, चलो पूछ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं आप लोगों ने सुना या नहीं। ओके, आर्य राठौड़े, आप बता यस सकते सर। हैं या बताएं टी क्या है? व्हाट इज टी? ट्रांसमिटेंस। हाँ, ट्रांसमिटेंस। ओके, what is not a problem? Transmittance, that means how much it will transmit. What is R?
It is a reflectance. How much it will reflect. Yeah, exactly. And A? Absorptance. Yeah, absorptance. So how much it will absorb. Absorb. Okay, good. Okay, ठीक है. So फर्स्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ क्या, जिसमें हमने T, A एंड R की बात की. और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इन तीनों का समेशन क्या रहेगा? 1. तो अगर One. कोई एक चीज बढ़ेगी, अगर वो अच्छा ट्रांसमीटर है, तो पक्का दूसरी चीज क्या होगी? कम. कम होगी. तो इस चीज को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. बिकॉज A प्लस R plus T is equal to 1, which is constant. So if T increases, so it means A and R decreases. Okay, so good transmitter will be bad absorber and reflector. ठीक है. इसके बाद क्या है, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं. तो ये पूरा सेक्शन किससे रिलेटेड था? एब्जॉर्प्शन. अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. किस पे? क्या पार्ट बताया था यहाँ पर? रेडिएट. मतलब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को बहुत सारी हीट दे दी, तो वो क्या करेगा? तो वो रेडिएट करेगा. तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हमें एकदम अच्छे से याद रखने हैं. डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन और अलग अलग सिंबल यूज करते हैं. हम अपना एक स्पेसिफिक पार्ट यूज करेंगे. ओके, ठीक है. तो देखें, सबसे पहले हमें टर्म जो समझना होगा कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, हॉट है, मान लेते हैं उसको हमने 100 डिग्री से 1000 डिग्री सेल्सियस दे दिया. तो ये क्या करेगा? हीट रेडिएट करेगा. तो अब ये कितनी हीट रेडिएट करेगा, ये हमें डिस्कस करना है. पॉइंट समझ में आया? अच्छा, अब सोचो यही 1000 डिग्री सेल्सियस का हम क्या ले लें? एक बड़ा ऑब्जेक्ट ले लें. तो अब बताओ कौन ज्यादा हीट रेडिएट करेगा, छोटा ऑब्जेक्ट या बड़ा ऑब्जेक्ट? छोटा. यार सोचो यार, तुमने एक बॉल ले ली 1000 डिग्री सेल्सियस, रूम में रख दिया, और तुमने 1000 डिग्री सेल्सियस का बड़ा बॉक्स ले लिया. कौन ज्यादा हीट देगा? बड़ा. बड़ा बॉक्स ना यार, इसके पास ज्यादा हीट है. तो बेसिकली हीट डिसाइड होता है इसके सरफेस से. किससे डिसाइड होता है? सरफेस. सरफेस कितना बड़ा है उससे हीट रेडिएट होता है. पॉइंट समझ आया क्या? यस सर. हाँ, तो चले हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कितना अच्छा हीट रेडिएट करेगा. तो ये टर्म बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सबको अच्छे से माइंड में रखना है. इसे हम बोलते हैं एमिसिव पावर. एमिसिव पावर, ठीक है. कुछ बुक्स इसे लिखते नहीं है, बट मैं लिख देता हूं कि एक्चुअली में ये पावर नहीं होती है. क्या होती है? इंटेंसिटी. क्या होती है? इंटेंसिटी. हाँ, कुछ बुक में इसे डिफरेंट डिफरेंट लेटर से यूज करते हैं. मैं जो प्रेफर करता हूँ उसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करता हूँ. किससे? कैपिटल ई से. तो ये एमिसिव पावर, जबकि रियल में ये क्या है? एक इंटेंसिटी है. अच्छा, अब देखिए इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होती है. फिजिक्स में 2-3 जगह पर आपको जरूरत पड़ेगी. इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होती है, यहाँ पर लिख लेते हैं. इंटेंसिटी डिफाइन होती है, इंटेंसिटी. अच्छा, ई के जगह पर मैं ई यूज करता हूँ, कुछ बुक में इसे आई भी लिख देता है. कैपिटल आई तो टेंशन नहीं लेना है, हम ई यूज करेंगे, बट कैपिटल आई भी हो सकता है. सो ई क्या हो जाएगा? ई होता है हीट रेडिएटेड. क्या? हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. समझ आया कि एमएसवी पावर क्या होगी? अब इसे कॉमन सेंस से समझते हैं. सोचो एक ऑब्जेक्ट है, वो 1 मिनट में 1000 हीट दे रहा है, और एक ऑब्जेक्ट है वो 2 मिनट में 5000 हीट दे रहा है. तो कौन ज्यादा अच्छे से, या 2 मिनट में 1000 हीट दे रहा है, तो कौन ज्यादा फास्ट हीट दे रहा है? पहला वाला.
ठीक। सो इसका मतलब ये है कि आप हीट सिर्फ एरिया से रिलेट नहीं कर सकते हैं, और एक क्या चीज देखनी पड़ेगी, टाइम। टाइम। तब वो बताएगा कि कौन कितना पावरफुली हीट रेडिएट कर रहा है। तो हमें इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया, हीट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q अपॉन एरिया इनटू टाइम। किसी को डाउट इसमें? नो सर। ओके। तो इसका मतलब ये है कि पावर वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना। यूनिट क्या होगा इसका, हीट का यूनिट जूल, कैलोरी। कैलोरी या जूल, बट बिकॉज इस चैप्टर में हम ऑब्जेक्ट को उस तरीके से हीट नहीं कर रहे हैं, तो यूजुअली हम यहाँ पर जूल डिस्कस करेंगे, MKS यूनिट। ये मीटर स्क्वायर और टाइम का सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। अच्छा, कुछ याद है जूल पर सेकेंड क्या होता है? पावर, वॉट, वैट। वैट। हाँ। सो जूल पर सेकेंड ये क्या होता है एग्जैक्टली, पावर। सो इसका यूनिट क्या होता है, वैट। सो अगर हम देखें फाइनली, तो MSV पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, वैट पर मीटर स्क्वायर। एग्जैक्टली। सो इसका फेमस यूनिट जो होगा, यूनिट ऑफ MSV पावर इज वैट पर मीटर स्क्वायर। सो अगर हम बात करेंगे ना कि सन से कितनी एनर्जी आ रही है, जब आप ये देखोगे कि अर्थ सरफेस पे सन से कितनी एनर्जी आ रही है, तो आप इसी तरीके से देखोगे, लाइक 200 मिली वैट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया? यस सर। हाँ सर। ओके। तो ये हो गया क्या, MSV पावर और इंटेंसिटी। इसकी डेफिनेशन बताएं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? डेफिनेशन यहाँ से बना सकते हैं ना, कोई बताए? It is the heat radiated per unit area in unit time. Yeah, very good. So it is a heat radiated per unit area per unit Time. So definition लिखने की जरूरत है नहीं ना? ओके। अच्छा, इसको कंफ्यूज नहीं होना, एक टर्म से यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या, थर्मल पावर। MSV पावर और थर्मल पावर में डिफरेंस है। थर्मल पावर मतलब क्या है, थर्मल पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंपल मीनिंग है क्या, हीट पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली थर्मल पावर मतलब क्या है, dQ बाई dt। क्लियर? तो MSV पावर को थर्मल पावर से कंपेयर नहीं करें, कंफ्यूज नहीं हो। थर्मल पावर और MSV पावर में डिफरेंस समझ आया? Yes sir. हाँ, थर्मल पावर मतलब एक्चुअल हीट जो आ रहा है। अच्छा, फिर अभी मैंने एक टर्म बताया क्या, कि अगर हम देखें तो ये जो हीट रेडिएटेड है, ये वेवलेंथ से रिलेटेड हो सकती है। सो यहाँ पर एक टर्म ये भी आ जाता है क्या, स्पेक्ट्रल MSV पावर। क्या, स्पेक्ट्रल MSV पावर। तो मैंने बताया कि इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, क्या लगा देगा ई के नीचे एक लैम्डा। सो इसका मतलब ये हुआ कि किस वेवलेंथ की कौन सी हीट निकलेगी। तो सोचो अगर आप सारे वेवलेंथ को ऐड कर दोगे तो कौन सी हीट आ जाएगी, टोटल हीट आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि स्पेक्ट्रल MSV पावर, इसका कुछ काम नहीं है, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम टोटल हीट लिख सकते हैं। इट विल बी इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट किसका, ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। क्लियर? सारे वेवलेंथ के लिए हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारी कौन सी आ जाएगी, टोटल MSV पावर आ जाएगी। कोई डाउट? स्पेक्ट्रल सिर्फ समझने के लिए रहता है, स्पेक्ट्रल हमारे सिलेबस में नहीं है। पॉइंट समझ आया? स्पेक्ट्रल MSV पावर मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेडिएट करता है तो वो सारे टाइप की वेवलेंथ रेडिएट करता है। कैसे? अगर हम रेडिएशन देखेंगे तो वो इस तरीके से सारे टाइप की वेवलेंथ रेडिएट करता है। सो ये बेसिकली क्या है, वेवलेंथ, और ये उससे रिलेटेड क्या है, एनर्जी। तो एट एनी टेम्परेचर वो क्या करता है, सारे टाइप की वेवलेंथ रेडिएट करता है। सो यहाँ पर अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी क्या आ जाती है,
टोटल एनर्जी आ जाती है वहां पर। क्लियर? Yes, sir. हाँ, सो इट इज लाइक कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ लेमडा 1 से रिलेटेड एनर्जी को हमने क्या बोल दिया, ई लेमडा 1। और इस तरीके से हम पूरा 0 to इनफाइनाइट इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी। सो ये जो एरिया है वो हमें क्या दे देगा, टोटल एनर्जी। ओके, तो पहला टर्म समझ आया सबको, एमएसवी पावर समझ आया? ओके, एमएसवी पावर के बाद एक और टर्म है जिसको नेम से कंफ्यूज रहता है थोड़ा सा, एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर, इस चैप्टर में पावर वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, सारे टर्म अच्छे से क्लियर रखना है। एब्जॉर्प्टिव पावर देखने में लग रहा है कि ये पावर जैसा है, बट इसका पावर से कुछ रिलेशन नहीं है। एब्जॉर्प्टिव पावर इज नथिंग बट एब्जॉर्प्टेंस। याद है एब्जॉर्प्टेंस अभी जस्ट बताया था क्या, स्मॉल ए। तो एब्जॉर्प्टेंस को एब्जॉर्प्टिव पावर भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि इसका कुछ पावर जैसा यूनिट होगा, नहीं, ये सिंपल है। क्या होता है ये, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन इंसिडेंट एनर्जी। क्लियर? तो इसका मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्टिव पावर का यूनिट जब दोनों एनर्जी का डिवाइड कर दोगे तो कोई यूनिट बचेगा क्या? No, ओके। sir. दूसरा इसकी वैल्यू, सो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, अगर ये बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या फिर 0 से ज्यादा और 1 से कम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है इस चीज को, ए की वैल्यू क्या हो सकती है। एब्जॉर्प्टिव पावर क्लियर है सबको? यस सर। ओके, गुड। नेक्स्ट हम है एब्जॉर्प्टिव पावर की बात करें तो याद है मैंने बताया था कि ए इज इक्वल टू 1 होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, परफेक्टली एब्जॉर्बर। फिर मैंने बताया था कि परफेक्टली एब्जॉर्बर को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने ए इज इक्वल टू 1 वैल्यू लिखी नहीं थी। ओके, सो अब हम लिख लेते हैं नेक्स्ट टर्म हमारा, नेक्स्ट टर्म है हमारा ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट टर्म है ब्लैक बॉडी, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। इसका मतलब क्या है देखें, तो ये जो ए इज इक्वल टू 1 होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक आइडियल ऑब्जेक्ट है, इट इज एन आइडियल ऑब्जेक्ट दैट कैन absorb 100% radiation incident on it। क्लियर? तो इसका मतलब ब्लैक बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, फॉर ब्लैक बॉडी ये कितना हो जाएगा, 1. A1 किन के लिए होता है, ब्लैक बॉडीज के लिए। अब पता कैसे चलेगा, तो पता ये होगा कि ब्लैक बॉडी टर्म जो लिया गया वो एक्चुअली सिग्निफाई करता है उसके नेम को, कि जिस ऑब्जेक्ट का कलर जितना ज्यादा ब्लैक है वो उतना क्लोज टू ब्लैक बॉडी रहेगा। मतलब अगर हम बात करें वेरी क्लोज टू आइडियल ब्लैक बॉडी, वेरी क्लोज टू आइडियल ब्लैक बॉडी, कोई बता सकता है सबसे क्लोज क्या होगा जो 100% रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सके? ब्लैक होल्स। ब्लैक होल, वेरी गुड।
सो वेरी क्लोज टू ब्लैक बॉडीज क्या होगा? ब्लैक होल्स। बट ब्लैक होल अर्थ में तो नहीं मिलेगा। सो अर्थ में रहने वाले में अगर बात करें, तो बोर्ड का ब्लैक कलर। हाँ, बोर्ड का ब्लैक कलर। तो मैट ब्लैक जो होता है, मैट ब्लैक, वो कलर सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंट होता है, उसे हम बोल सकते हैं लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक क्या है? लैंप ब्लैक मतलब अगर हम एक फ्लेम को अगर हम देखें कि कहीं पे एक फ्लेम बर्न हो रहा है और ऊपर एक सरफेस देखें, तो ये ड्यू टू फ्लेम यहाँ पर एक ब्लैक कलर एक्युमुलेट हो जाता है ना। अगर हम कार्बन को बर्न कर रहे हैं तो उसे हम कार्बन ब्लैक बोलते हैं या फिर लैंप ब्लैक बोलते हैं। वो नेक्स्ट टू ब्लैक बॉडी होता है। सो ब्लैक होल क्या करते हैं? नियरली 100% एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि लैंप ब्लैक वगैरह ये कितने परसेंट कर सकते हैं? 95%। तो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने थोड़ा सा ब्लैक लैंप को यूज करके और एक अच्छा ब्लैक बॉडी क्रिएट किया, जिसे क्लोज टू ब्लैक बॉडी समझ सकते हैं, जिसका जो एफिशिएंसी होता है वो 90% होता है। साइंटिस्ट का नाम था फेरे। फेरीज ब्लैक बॉडी। ये नियरली कितना कर लेता है? 99%। सो फेरीज ब्लैक बॉडी ऐसा कुछ काम नहीं है, बट सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। वो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ऐसे हॉलो स्ट्रक्चर लिया और उसमें अंदर की तरफ क्या कर दिया? ब्लैक कलर कोट कर दिया। क्या कर दिया? लैंप ब्लैक। सो ये अंदर की तरफ कौन सा कलर कर दिया? लैंप ब्लैक। और यहां पर एक रिफ्लेक्टर रख दिया। ये क्या रख दिया? एक रिफ्लेक्टर। अभी होगा क्या, रेज जब यहां से एंटर करेगा, सपोज रेज यहां से एंटर किया, तो वो इस पे आएगा, रिफ्लेक्ट होगा। अब जब वो फर्स्ट टाइम लैंप ब्लैक पे आएगा तो कितना परसेंट एब्जॉर्ब हो जाएगा? 95%। 95%। फिर वो रिफ्लेक्ट होगा, फिर से यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो अब वो रिमेनिंग 5 का 95%, ऐसे कर करके वो बार बार रिफ्लेक्ट होता रहेगा और एब्जॉर्ब होता रहेगा। क्लियर? सो ये उसने आइडियल केस बनाया जिसमें इसका अगर 100% गया तो नियरली 99% जो है लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है अंदर। ठीक है, ये फेरीज ब्लैक बॉडी है। ये उसने साइंटिस्ट ने जो है इसे बनाया। क्लियर है ये? तो ये थोड़ा सा हमारा डिस्कशन था किसको लेके? ब्लैक बॉडीज को लेके। ये टर्म समझ आया ब्लैक बॉडीज को लेके सबको? यस सर। हाँ, ओके। तो अभी तक हमने 3 टर्म देख ली है। कैपिटल ई क्या होता है? एमिसिव सिव। पावर। एमिसिव पावर। ये बताता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एरिया। फिर दूसरा हमने क्या देखा? Absorptance. एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर या एब्जॉर्प्टेंस। ये क्या है? कितना परसेंट एब्जॉर्ब करेगा। फिर हमने क्या डिस्कस किया? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी। ब्लैक body. बॉडी कि कितना परसेंट ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन इस ई से रिलेटेड एक चीज है ना, क्या कि सपोज एक फिनोमेना देखा गया। सपोज हमने क्या ले लिया? एक ऑब्जेक्ट ले लिया और हमने इसे 1000 डिग्री दे दिया, लेकिन हमने दूसरा एक ऑब्जेक्ट ले लिया और उसे 1000 डिग्री दे दिया। क्या दोनों ऑब्जेक्ट सेम एमिसिव पावर शो करेंगे क्या? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब ये होगा, कुछ तो बात अलग होगी जो बताएगी कि इनका टेम्परेचर सेम है, फिर भी दोनों हीट क्या कर रहे हैं? अलग अलग एमिट कर रहे हैं। तो उस चीज को बोलते हैं इसकी एमिसिविटी। क्या टर्म यूज करते हैं? एमिसिविटी। तो जैसे एब्जॉर्प्टेंस है, उसी तरीके से होता है क्या? एमिसिविटी स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है कि सोचो अगर ये ऑब्जेक्ट क्या होता? प्योर ब्लैक होता। क्या होता? प्योर ब्लैक। तो ब्लैक को क्या ले लिया गया? ब्लैक बॉडी को क्या ले लिया गया? रेफरेंस। क्या ले लिया गया? रेफरेंस। सोचो अगर ये ब्लैक बॉडी होती और ये हीट दे रही होती कितनी? 50।
अब ये ब्लैक बॉडी नहीं है और ये हीट दे रहा है कितनी 40, तो समझ गए इसका ई कितना होगा एमिसिविटी, कोई बता सकता है कितना होगा? अगर ये ब्लैक बॉडी था तो ये 50 रेडिएट कर रहा था, लेकिन कोई रियल बॉडी है वो रेडिएट कर रहा है 40, तो जैसे 0.8 एब्जॉर्प्टिव रेशियो, यस 40/50 0.8, मतलब बेसिकली ये ब्लैक बॉडी के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट रेडिएट करेगा? 80%। ई की डेफिनेशन समझ आई? ई की डेफिनेशन ये है कि ब्लैक बॉडी के रेस्पेक्ट में कितना रेडिएट करेगा, समझ आया? यस सर। तो चले देख लेते हैं, ई को भी लिख लेते हैं, क्योंकि आगे ई और ए इन्हीं दोनों पे ही सबसे ज्यादा काम हमारा चलने वाला है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्लैक बॉडी हो गया। ब्लैक बॉडी के बाद हम बात कर लेते हैं क्या, एमिसिविटी। एमिसिविटी को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक रेशियो है। किस चीज का रेशियो है? द रेशियो ऑफ emissive power, the ratio of emissive power of any object, the emissive power of any object with respect to the black body at given temperature. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा सिंपली एमिसिव पावर ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो इसका मतलब ये है कि ब्लैक बॉडी का हमें पता होगा अगर, तो हम किसी अदर ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं कि वो कितनी रेडिएट करेगा। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर को सॉल्व किया है, वहां से हमने फिर रिलेट कर लिया है किसकी, ई ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। वो कैसे निकाल सकते हैं? इट विल बी ई टाइम्स ई ऑफ ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी के लिए अपन फॉर्मूला आगे डिस्कस करेंगे। ई का यूज समझ में आया? ई क्या है? एक टाइप का बस रेशियो है कि कितना वो रेडिएट करेगा। कोई डाउट यहाँ पर? तो अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी जो वैल्यू होगी, सोचो ब्लैक बॉडी के रेस्पेक्ट में है ना, सो अगर बिल्कुल ब्लैक बॉडी है तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ये बहुत ही काम की बात यहां से निकल आई कि ई पक्का ए से रिलेटेड है। समझ आया? E इज इक्वल टू 1 हो जाता है किनके लिए? फॉर ब्लैक बॉडी, क्योंकि ब्लैक बॉडी का ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में तो फिर रेशियो 1 हो जाएगा ना। तो पक्का ई और ए आगे रिलेटेड है, वो आगे हम देखेंगे। अगर अदर कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? 1 से कम रहेगा। हाँ, सो ई की रेंज जो होगी वो क्या होगी? लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारा क्या एमिसिविटी, इसका यूनिट क्या होगा? नो यूनिट। यूनिटलेस है, क्योंकि जस्ट एक रेशियो है, एक ही तरह ही रेशियो है, तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, सिर्फ एक रेशियो है। ओके, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं। आपने 10th में अगर सुना हो, 10th में किरचॉफ लॉ सुना है क्या किसी ने? करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है किरचॉफ लॉ, ठीक है। मे भी आपने अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है। हम देखें यहाँ पर हीट पर भी एक किरचॉफ लॉ है, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखें, देखिए किरचॉफ लॉ क्या है। तो किरचॉफ लॉ क्या है? किरचॉफ लॉ ने मतलब बहुत ही सिंपल सी बात बताई। क्या बताया उन्होंने? बहुत सारे ऑब्जेक्ट की
एमिसिव पावर और ये एब्जॉर्प्टिव पावर को कंपेयर किया। क्या किया? बहुत ही सारे ऑब्जेक्ट के एमिसिव पावर और ऑब्जॉर्प्टिव पावर को कंपेयर किया। मतलब एक ऑब्जेक्ट लिया, इसको हीट दे दी, अब ये रेडिएट करेगा, तो देखा कि कितना, मतलब कितना परसेंट ये रेडिएट कर रहा है। फिर इसे क्या किया, इसे दूसरे हॉटर ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिया और इसका टेम्परेचर क्या कर दिया, काफी कम कर दिया, तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो उन्होंने एक चीज नोटिस की, क्या कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और हमने इसे हीट दी, मतलब कैसे, एक रूम में रख दिया, रूम का टेम्परेचर कितना कर दिया हमने, 100 डिग्री सेल्सियस, और ऑब्जेक्ट का कितना कर दिया, 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या करेगा, हीट लेगा। यस सर। हाँ, अब क्या किया, इसका उल्टा कर दिया, ऑब्जेक्ट को कितना कर दिया और इसे 20, तो इसका मतलब अब ये क्या करेगा, रेडिएट करेगा। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ यार कि उसने टाइम चेक किया कि कितने टाइम पे वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, मतलब कूल डाउन हो जाता है या हीट हो जाता है। ओके, तो लेट से उसने 50 डिग्री सेल्सियस होने तक का वेट किया, और क्या बात समझ में आई कि जो टाइम यहाँ पर लगा वही टाइम यहाँ पर लगा। इसका मतलब ये है, क्या रिजल्ट आया कि जो यहाँ पे वो एब्जॉर्ब कर रहा था जिस रेट से ए, उसी रेट से यहाँ पर क्या कर रहा होगा, एमिट कर रहा होगा। तो किरचॉफ ने ये बहुत ही बड़ी बात बताई जो हमें अच्छे से ध्यान देनी पड़ेगी, कि अगर कोई अच्छा एमिट कर रहा है, मतलब बहुत ही फास्ट कूल डाउन हो रहा है, तो पक्का वो बहुत ही फास्ट हीट अप भी होगा। समझ आया या नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, तो किरचॉफ लॉ क्या है, बस यही किरचॉफ लॉ है। उसने क्या किया देख लेते हैं। उसने ये समझाया, द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर to the absorptive power is always constant for all objects। तो ये चीज उसने समझाई। इसका मतलब उसने क्या बताया कि ये जो एमिसिव पावर ई है और एब्जॉर्प्टिव पावर ई है, इनका रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मतलब हम ई ब्लैक बॉडी भी ले सकते हैं और ए ब्लैक बॉडी भी ले सकते हैं, क्योंकि किसी के लिए भी कांस्टेंट रहेगा ही, मतलब ब्लैक बॉडी के लिए भी हम कर सकते हैं। अब ब्लैक बॉडी का ए कितना होता है, 1। 1, तो हम यहाँ पर 1 रख देते हैं। सो रिमेनिंग क्या बचेगा, ई ओवर ए, ये किसी ऑब्जेक्ट का है, इज इक्वल टू ई ऑफ ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी को डिवाइड में ले जाते हैं, ए को राइट में ले आते हैं, ई बाई ई ब्लैक बॉडी, और इधर पर आ गया ए ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ई बाई ई ब्लैक बॉडी को क्या बोलते हैं, स्मॉल ई। सो फॉर एनी ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्मॉल ई और ए की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो ये किसने बताया, किरचॉफ ने। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी पूछा जाता है कि किरचॉफ लॉ किस पे बेस्ड है। सो किरचॉफ लॉ ने ये समझाया कि ए और ई क्या होते हैं, न्यूमेरिकली सेम होते हैं। सेम होते हैं। क्लियर? सो इसका मतलब ये हुआ कि इफ किसी ऑब्जेक्ट का ए इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ई भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब गुड एब्जॉर्बर विल बी गुड एमिटर। अब इसको रिफ्लेक्टर से कंफ्यूज मत होना। एक ऑब्जेक्ट पे हीट आई, उसने कुछ एब्जॉर्ब किया और बाकी क्या कर दी, रिफ्लेक्ट कर दी, तो ये श्योर है कि अगर एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा तो रिफ्लेक्टेंस क्या होगा, कम होगा। लेकिन एमिटेंस उससे रिलेटेड नहीं है, एमिटेंस इंसिडेंस से रिलेटेड नहीं है। एमिटेंस इसकी खुद की पावर है कि अगर इसने एब्जॉर्ब ज्यादा किया तो जब जरूरत पड़ेगी तो ये रेडिएट भी ज्यादा करेगा। रिफ्लेक्टेंस से मत कंफ्यूज होना। समझ आया?
यस सर। Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब ये है कि किरचॉफ ने कंक्लूड क्या किया, कंक्लूड ये किया कि good absorbers are good emitters as well. बता, किरचॉफ लॉ क्लियर है यहाँ पर? यस सर। हाँ, तो किरचॉफ लॉ में ज्यादा याद करने जैसा कुछ है नहीं, सिर्फ सिंपल सी बात बताई उसने कि जो गुड एमिटर है वो अच्छा एब्जॉर्ब भी करेंगे, या फिर जो गुड एब्जॉर्बर है वो अच्छा एमिट भी करेगा। समझ आया यहाँ तक? ओके। Yes, sir. हाँ, तो फिर से हम समराइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? एमएसयू पावर। एमएसयू पावर। एमएसयू पावर के साथ में मैंने साइड में एक चीज बताई थी, पी क्या है? Thermal power. थर्मल पावर। वेरी गुड। फिर इसके बाद क्या बताया? Spectral emissive power. स्मॉल ए, हाँ स्पेक्ट्रल एमएसयू, वेरी गुड। फिर स्मॉल ए एब्जॉर्प्टिव पावर, ओके। उसके बाद थर्ड ब्लैक बॉडी, फोर्थ एमिसिविटी, और फिर किरचॉफ लॉ बताया इन दोनों को Relate कर. रिलेट करने वाला। अब लास्ट थ्योरी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रियल में बताएगी कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, मतलब एमिशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी क्या चीजें हैं ये बताएगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी बन जाती है हमारी, क्या? प्रीवॉस्ट थ्योरी। प्रीवॉस्ट साइंटिस्ट का नेम है, और इनके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आते हैं, समझें। इन्होंने बताया कि सपोज एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, लेट्स से इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इसमें क्या डाल दिया, एक दूसरा लिक्विड डाल दिया, कितना? मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ क्या होगा? ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ेगा. ओवरऑल टेम्परेचर 100 का कम होगा, और इस लिक्विड का कुछ आएगा, मान लेते हैं हम कुछ आ गया 50 डिग्री सेल्सियस। इस 50 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलेंगे हम? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। थर्मल इक्विलिब्रियम। हाँ, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अब बताओ, क्या थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद हीट देना या लेना कुछ होगा क्या, एक्सचेंज? ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है। क्या हो रहा होगा? हीट ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 से 1 की तरफ जा रही होगी। क्लियर है ये? हाँ सर. यस सर। हाँ, ये हो गई हीट। ठीक। अच्छा, अब बताओ थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में सेम अमाउंट ऑफ हीट दोनों तरफ। दोनों तरफ से आ रही नहीं है. नहीं नहीं, नो हीट एक्सचेंज। यहां पर क्या होता है? नो हीट एक्सचेंज। थर्मल इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाता है? हीट एक्सचेंज रुक जाता है। क्लियर? हीट एक्सचेंज रुक जाता है। बट प्रीवॉस ने समझाया कि ये चीजें हो रही हैं कन्वेक्शन में, लेकिन रेडिएशन में एकदम अलग होता है। क्या? देखें, रेडिएशन में क्या होता है, एक बॉक्स ले लिया, जिसे क्या बोल दिया, सराउंडिंग, या रूम ले लिया। ये क्या है? ये जो बॉक्स है इसे हम क्या बोल रहे हैं? सराउंडिंग। मान लेते हैं इसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और जो अंदर ऑब्जेक्ट रखा है उसका मान लेते हैं कितना है, 200 डिग्री सेल्सियस। तो अभी क्या हो रहा होगा? वो रेडिएट करेगा. सराउंडिंग को मान लेते हैं 1 और ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं 2, तो हीट क्या हो रही होगी? 2 to 2 to 1. 2 to 1 जा रही होगी। यहाँ पे लिख लेते हैं 1, यहाँ पे लिख लेते हैं 2। सो हीट पक्का 2 to 1 जा रही है, ये श्योर है। ये हो गई हीट। तो धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होने लगेगा, सराउंडिंग का बढ़ेगा और ऑब्जेक्ट का कम होगा। बट मैं मान रहा हूं कि सराउंडिंग का 100 क्या है, कांस्टेंट है। सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। ओके,
क्योंकि आप सोचो ना, एक रूम पे आप कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट ले आओगे तो रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्या? नहीं। सो लेट्स से सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना हो गया? 110। तो ऑब्जेक्ट का भी कितना हो जाएगा? 110। 110 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर थोड़ा सा रेडिएशन और इसमें चेंजेस हैं। क्या? सराउंडिंग है हमारा 1 और ऑब्जेक्ट है 2। तो रेडिएशन और कन्वेक्शन और कंडक्शन में क्या फर्क है? कि कन्वेक्शन कंडक्शन रुक जाएगा, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन रेडिएशन में क्या होगा? 1 से 2 में हीट जा रही होगी और 2 से 1 में हीट जा रही होगी, सेम। समझ आया क्या प्रीवास थ्योरी क्या है? यस सर। हाँ, तो प्रीवास थ्योरी ये है कि अगर हम लिक्विड मिक्सिंग वगैरह कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम के बाद हीट एक्सचेंज क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ओके। और अगर हम रेडिएशन देख रहे हैं तो क्या कभी टेम्परेचर सेम होने में हीट रुक जाएगी क्या? नहीं। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट रेडिएट होगी या नहीं होगी? होगी। सिर्फ बात क्या होगी? हीट रेडिएटेड विल बी सेम एज हीट एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब। हमें पता ही नहीं चलेगा कि रेडिएट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, जबकि दोनों क्या रहेंगे? सेम। तो प्रीवास थ्योरी समझ में आया? यस सर। ओके। फिर इन्होंने बताया कि इसका मतलब रियल में क्या हो रहा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग में रखा है, मान लो हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा हीट लगती है। मतलब आप अगर कुछ भी काम नहीं करो तब भी आपको मतलब खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, आपके बॉडी को एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो वो एनर्जी पता है क्यों चाहिए? इस 37 को मेंटेन रखने के लिए। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो ये हमेशा क्या करता रहेगा? हीट रेडिएट करता रहेगा। तो प्रीवास का सेकंड स्टेटमेंट था कि सारे ऑब्जेक्ट हमेशा हीट रेडिएट करते हैं। समझ आया? तो प्रीवास का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? एट ऑल टेम्परेचर्स, एट एक्सेप्ट कौन सा? एक्सेप्ट 0 केल्विन, क्योंकि मैंने बताया था 0 केल्विन इज एब्सोल्यूट जीरो। एट ऑल टेम्परेचर्स एक्सेप्ट 0 केल्विन all the objects radiates। समझ आया या नहीं सबको ये लाइन? यस सर। हाँ। so radiates the thermal radiation तो ये उन्होंने पहला कंक्लूजन बताया। दूसरा क्या बताया? क्या कि अगर दो चीजें ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग। ये क्या है? ये ले लेते हैं ऑब्जेक्ट और ये ले लेते हैं सराउंडिंग। तो उन्होंने क्या किया? कैलकुलेशन कुछ नहीं बताई, सिर्फ ये एक्सप्लेन किया कि मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है? T1 और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या ले लेते हैं? कुछ TS। ओके। या फिर T1 T2 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम ले लेते हैं क्या? T, और सराउंडिंग का मान लेते हैं क्या? TS। तो दो चीजें हो रही होंगी कि अगर T1 ज्यादा है तो क्या हो रहा होगा? T1 ज्यादा है तो T1 रेडिएट कर रहा होगा। यस सर। हाँ, तो यही चीज उसने यहाँ पर क्लियर की कि ऐसा नहीं है कि T1 ज्यादा है इसलिए रेडिएट कर रहा है, नहीं। अगर टेम्परेचर है तो रेडिएट कर ही रहा होगा,
प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि T1 जो रेडिएट कर रहा है और यहाँ पर साथ में ये भी तो रेडिएट कर रहा होगा ना, तो हाँ। इस रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर रहा होता है। दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लॉस, हीट लॉस। ओके, तो अगर T1 T2 से ज्यादा है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो ज्यादा हीट रेडिएट कर रहा है बट एब्जॉर्ब कम कर रहा है। तो इसका मतलब T1 T2 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? हीट ऑफ रेडिएशन is greater than heat of absorption. अच्छा, हीट एब्जॉर्प्शन, जो हीट रेडिएट कर रहा है वो किस टेम्परेचर की वजह से हो रही है? उसके खुद के टेम्परेचर की वजह से। लेकिन जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो कौन सी एब्जॉर्ब कर रहा है? TS फ्रॉम सराउंडिंग। यस, जो एब्जॉर्ब हो रही है वो कौन सी हो रही है? सराउंडिंग वाली हो रही है। ओके, तो ये कौन सी हो रही है? TS, सराउंडिंग की तरफ से हो रही है। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान देना है कि अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो रेडिएट ज्यादा करेगा और एब्जॉर्ब कम करेगा। मतलब ऐसा हो रहा है कि रेडिएट कर रहा है 100 और एब्जॉर्ब, बिकॉज बाहर का टेम्परेचर कम है, कितनी कर पा रहा है? 80। तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर लॉस किस रेट से होगा? 20 से। क्लियर? सो नेट रेट ऑफ हीट लॉस भी हम बात कर सकते हैं। क्या? नेट रेट ऑफ हीट लॉस। तो वो कितनी हो जाएगी? वो कितनी रेडिएट कर रहा है माइनस एब्जॉर्प्शन। समझ आया? हाँ, तो रेडिएशन माइनस एब्जॉर्बिंग। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या हो रहा होता है, ऑब्जेक्ट कैसे कूल डाउन होता है, कैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ये सब किस पे डिपेंड करता है? उसके टेम्परेचर पे, कि उसका टेम्परेचर कितना है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, इन दोनों बातों पे डिपेंडेंट होता है। क्लियर यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अगर मैं इसको उल्टा प्रोसेस कर दूं तो लाइक सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा दें, इफ TS is greater than T1, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये कि सराउंडिंग, यस, एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा वो, तो मतलब क्या होने लगेगा? हीट अप होने लगेगा। इस केस में नेट रेट ऑफ हीट लॉस, इस केस में क्या होगा? देन T1 क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि नेट रेट ऑफ हीट लॉस हो रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं, देन T1 क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और अगर TS ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन is greater than heat of radiation. एक्चुअली रेडिएशन की जगह हमें एमिशन वर्ड यूज करना चाहिए। रेडिएशन तो दोनों को ही बोलते हैं, हमें यहाँ पे क्या वर्ड यूज करना चाहिए? एमिशन। सो हीट ऑफ एमिशन ज्यादा होगा रेडिएशन से। रेडिएशन की जगह वर्ड बेटर रहेगा एमिशन। तो यहाँ पर हीट ऑफ एमिशन से ज्यादा रहेगा। इसका मतलब अब उसकी हीट लॉस होगी क्या? नहीं, गेन होगा। नेट रेट ऑफ हीट गेन। सो हीट गेन मतलब अब सराउंडिंग से एब्जॉर्प्शन कितना है? माइनस एमिशन। ओके, तो यहां से निकालेंगे कि एब्जॉर्ब हो रहा है तो टेम्परेचर उसका क्या होगा? बढ़ेगा। इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। ठीक, तो हमें दो साइंटिस्ट हमने यहाँ पर पढ़ लिए।
हमने दो साइंटिस्ट की थ्योरी पढ़ ली, एक किसका पढ़ लिया, किरचॉफ। किरचॉफ, और दूसरा पढ़ लिया प्रीवॉस्ट। किरचॉफ ने क्या किया, किरचॉफ ने क्या बताया, E is equal to A. A इज इक्वल टू ई, मतलब जो जितना फास्ट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही फास्ट रेडिएट करेगा। हाँ, Radiate. तभी तभी तो ये प्रूव होना चाहिए, तभी तो प्रीबॉस थ्योरी प्रूव हो रही है। सोचो इसका टेम्परेचर भी T1 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी T1। अब ये एमिट कर रहा होगा अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, बट बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हीट भी आ रही होगी। एमिट किसके अकॉर्डिंग कर रहा होगा, ई के अकॉर्डिंग, जबकि एब्जॉर्ब किसके अकॉर्डिंग कर रहा होगा, ए के अकॉर्डिंग। अगर दोनों सेम नहीं हुए तो इवन टेम्परेचर सेम पे भी उन पे एक्सचेंज होने लग जाएगा ना, मतलब हीट लॉस कम ज्यादा होने लगेगा अगर ई ज्यादा हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता है, इक्विलिब्रियम होता है। इससे और श्योर हो रहा है प्रीवॉस की थ्योरी के बाद कि ई और ए इक्वल होते हैं। फिर प्रीवॉस ने क्या समझाया, प्रीवॉस थ्योरी, प्रीवॉस थ्योरी क्या है, प्रीवॉस थ्योरी सिंपल सी है क्या, कि एट ईच एंड एवरी टेम्परेचर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट रेडिएट एज वेल एज एब्जॉर्ब। एक सेकेंड, मैंने शायद यहाँ पे लिखा है एट ऑल टेम्परेचर्स एक्सेप्ट 0 केल्विन ऑल द ऑब्जेक्ट्स रेडिएट एज वेल एज एब्जॉर्ब। क्लियर? यार ये पॉइंट समझ आया सबको? यस सर। हाँ, तो ये प्रीवॉस की थ्योरी थी। अब इन दोनों ने सिर्फ क्या दिया, थ्योरी दी। इसके बाद एक्चुअल साइंटिस्ट आए जिनका नेम था क्या, स्टीफन, कल हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने एक्चुअल वैल्यू दी कि अगर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये कितनी हीट रेडिएट करेगा। समझ आया? यस सर। हाँ, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्योर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसपे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी हीट आ रही है, बट लॉजिक दोनों का सेम रहना चाहिए, प्रीवॉस्ट का और किरचॉफ दोनों क्लियर रहने चाहिए हमें। ओके सर ठीक है। हाँ, ये नोट्स में लिखे या प्रिंट निकाले? नोट्स में मत लिखो, इसको मैं सॉफ्ट कॉपी दे देता हूँ, उसका प्रिंट निकाल लो, बेटर रहेगा। ओके सर। ठीक है, बट इसे याद करो, आज जो हमने डिस्कस किया सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस किया है। आज हमने न्यूमेरिकल वाले ज्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं किए। कल हम जो डिस्कस करेंगे वो न्यूमेरिकल सेक्शन होगा, तो आप लोग अच्छे से ये वाला एक बार रीड कर लेंगे तो कल का भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके ओके, किसी को कोई डाउट क्या? नो सर। ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय। मैडम सर।